नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में चर्चा की थी, ग्रामीण समाज के अध्ययन के बाद हम नगरीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नगरीय समस्याओं पे अभी हमने चर्चा की थी कल, जो आवास और बसाहट। इसके बाद अब हम आते हैं गंदी बस्ती, स्लम, जो कि नगरों के लिए एक नासूर कहलाती है। औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण आज हर शहर जो है वहाँ पे निम्न जीवन स्तर, बेईमानी, कुपोषण और गंदी बस्ती एक गिफ्ट मिली है। जैसे जैसे विकास हुआ है विज्ञान शिक्षा का, नगरों को गंदी बस्ती एक बतौर गिफ्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में मिली है। आज हमारे यहाँ की लगभग 40% से अधिक आबादी गंदी बस्ती, निरापद जगह जहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, बाहर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक छोटी सी झोपड़ी में, कच्चे मकान में, जिसमें ना तो पीने का पानी है, ना जलमल की निकासी की व्यवस्था है, वहाँ एक कोठरी में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं और सामूहिक शौचालय में, एक छोटे से शौचालय में 100-200 से अधिक लोग उपयोग करते हैं। राधा कमल मुखर्जी, प्रख्यात समाजशास्त्री, उनका कहना था, गंदी बस्तियां वे स्थान हैं जिसमें मनुष्य का निर्दयतापूर्वक गला घोंटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और प्रारंभ से ही बच्चों के जीवन में जहर घोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, गंदी बस्तियां नरक कुंड है। गंदी बस्ती प्रमुखतः एक ऐसा निवासी क्षेत्र है जहां के निवास स्थल नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, रोशनदान, प्रकाश और सफाई का अभाव हो। ब्रिटिश श्रमिक संघ का कहना है, उन्होंने कानपुर के आवासों की दशा पर टिप्पणी की थी, ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने। हम जहां कहीं भी ठहरे वहां श्रमिकों के निवास स्थानों को देखने के लिए गए, और अगर हमने उन्हें नहीं देखा होता तो हमें इस बात पे कभी भरोसा ही नहीं होता कि इतने खराब बसाहट हो सकती है। बर्गल कहते हैं, गंदी बस्तियां नगर में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। अब अलग अलग प्रकार से हुआ है, तो इनकी जो विशेषताएं कहना हम सभी जानते हैं। गंदी बस्ती क्या है? यानी एक सीलन भरा कच्चा झोपड़ी नुमा आवास जो पॉवर्टी जोन में, गरीबी क्षेत्र में हो, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वच्छता सफाई की कल्पना ही ना की जाए, जहां ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक हो, नैतिकता का अभाव हो, अपराधियों की शरणस्थली, यहाँ एक स्थिति स्थायी प्रकार की होती, सामाजिक गतिशीलता नहीं होती, अत्यंत लो लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर काफी निचला होता है, सामुदायिक भावना होती है। पर इनकी उत्पत्ति के कारक क्या है? औद्योगिकरण। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ नगरों में, उसके पैरेलल गंदी बस्तियां, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण शहर में वैसे भी जगह नहीं है, नए नए उद्योग धंधे विकसित, अब लोगों का बाहर से आना हुआ, तीव्र जनसंख्या के आने, उनके लिए आवास की समस्या नहीं थी, लोग वहाँ कहीं भी रहने लगे। श्रमिकों की बहुलता, जहाँ जहाँ जिन जिन नगरों में श्रमिकों की बहुलता हुई है वहाँ गंदी बस्तियां भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि महंगे आवास के कारण वो ऐसे आवासों में जाते हैं। व्यापारिक उन्नति, प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस बढ़ने से गांव और शहर के लोगों का, गांव के लोगों के शहर में आना हुआ, जिससे गंदी बस्तियां हुई हैं। ग्रामीण बेरोजगारी, गांव में कृषि की अनियमितता को देखते हुए गांव के लोगों रोजगार के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए शहर आने, अब जब शहर आते हैं तो रहने के लिए उनको चाहिए जगह, तो जगह ना होने के कारण वो कहीं भी रहने लगते हैं। वे स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे कोई उनको मना नहीं करेगा, फिर वो झोपड़पट्टी बना के रहने लगते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि तो मूल कारण है ही। अपराधियों की शरणस्थली, हमारे यहाँ जितने भी अपराधी वर्ग के लोग हैं वो पुलिस से बचने के लिए, अपराध करने के बाद छुपने के लिए वो गंदी बस्ती को सहारा बनाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे किसी का भी सामान्य जनता का आना जाना नहीं है, तो गंदी बस्ती में अपराध करके जाके शरणस्थली बना लेते हैं और वहाँ जाके रुक जाते हैं। गरीबी एक मूल कारण है गंदी बस्ती का, क्योंकि लोगों के पास में इतनी दैनिक आमदनी नहीं होती कि वो अपना रोज का जीवन यापन कर सकें, भरण पोषण। तो वो क्या करते हैं, गरीबी के कारण फ्री के घर में, झोपड़पट्टी में बना के रहते हैं। 34% जो आबादी है देश की, 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये पुराने आंकड़े अब और बढ़ गए हैं। तो ये उचित प्रबंध नहीं कर पाते अपने आवास के लिए, पैसे का अभाव है, अच्छी जगह में रह नहीं पाते, तो फिर ये ऐसे स्थानों में जाके रहने लगते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जो नेचुरल क्लाइमिटीज हैं, प्राकृतिक प्रकोप, आपदाएं जो आती हैं, वो भी गंदी बस्ती का जनक है।
बाढ़, भूकंप, अकाल, ये आने से क्या होता है कि घर के घर उजड़ जाते हैं। अब वो कहाँ जाएं? सरकार के पास भी इतने साधन नहीं कि सरकार उनको बताए, सरकार कराती है बस, हाट पर उतना नहीं होता, तो ये गंदी बस्तियां निर्मित हो जाती हैं। मकानों की कमी, जितनी नगर में आबादी है उसके आधे क्या अब 20% भी हम मकान नगर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सरकारी लैक ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, गंदी बस्तियों के विकास में कुछ सरकारी प्रयास भी जिम्मेदार कहेंगे। सरकार ने वैसे प्रयास नहीं किए जिस हद पे सरकार को करना था, तो सरकार की उदासीनता, सरकार के द्वारा इनके, हालांकि अब होने लगा है, पिछली 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्ती उन्मूलन योजना चली है, लेकिन उसके पहले नहीं थी, जिसके कारण गंदी बस्तियां बढ़ती गई। अब भारत में जो देख रहे हैं, देश की जनगणना के हिसाब से देश में करीब अब तो 35% के लगभग नगरीय आबादी हो गई है और तेजी से नगरीकरण हो रहा है। आप सोचिए 1991 में भारतवर्ष में गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 5 करोड़ के लगभग थी, जो 2000 में बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई। और आज ये स्थिति है कि भारत में 607 नगरों में 40,297 गंदी बस्तियों में देश की टोटल आबादी का करीब 24% हिस्सा जीवन यापन कर रहा है, 24% के लगभग। आज कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो गंदी बस्ती से न जाना। हर शहर में कहीं भी आप पूछिए, अलग अलग नाम है, गंदी बस्तियां हैं। मुंबई में इनको चाल कहते हैं, कोलकाता में बस्ती कहते हैं, चेन्नई में चेरी कहते हैं, दिल्ली में कटरा कहते हैं, कानपुर में अहाता, जबलपुर में स्लम कहते हैं। ये अलग अलग गंदी बस्तियां हैं। मुंबई में सबसे फेमस है, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है जिसको चाल कहते हैं। सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण और वाणिज्यिक नगरी, जैसे दिल्ली आपकी राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से मुंबई जानी जाती है। यहाँ गंदी बस्तियों को चौल कहते हैं। मुंबई की धारावी जो है चौल, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। यहाँ औद्योगिक मजदूरों की संख्या होने के कारण यहाँ निम्न, अधिक और मध्यम श्रेणी के जो हैं लोग आगे रहते हैं। ये 3 से 5 मंजिला भवन होते हैं। चाल मालिकों ने लाभ के लिए छोटे छोटे कमरों को सटाकर बना लेते हैं। इसमें हवा पानी का कोई प्रवेश नहीं है। आप सोचिए, झोपड़पट्टी आवास बना लिए हैं मुंबई में, 870 एकड़ में 144 गंदी बस्तियां हैं। धारावी अकेला जो है, धारावी क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वो 330 एकड़ में बसा है, जिसमें अनुमानतः ऐसा देखा गया है कि 3500 से अधिक झोपड़पट्टियों में वहां की लगभग मुंबई की 30 लाख के आसपास आबादी जीवन यापन कर रही है। तो ये कहा है शाही श्रम आयोग ने, रॉयल कमीशन था एक, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने, यहाँ कोई भी सुधार हम नहीं कर सकते इन चालों में, इसको तो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, ये रिकमेंडेशन थी। लेकिन राजनीति आती है, कैसे अलग करें, वोट बैंक की राजनीति है। कोलकाता में बस्ती जो है, उनमें गंदी बस्तियों को बस्ती कहा जाता है। ये जमींदार, मारवाड़ी और मल मालिकों ने अपने मजदूरों के लिए कच्चे और सस्ते आवास बनाए थे। बाद में वो धीरे धीरे बस्ती, इसमें पानी की निकासी नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ बस्ती के आसपास चारों तरफ का एरिया कूड़ा करकट से भरा रहता है। कोलकाता कॉरपोरेशन का जो प्रतिवेदन है उसने भी लिखा है, एक बस्ती में बहुत से कच्चे मकान होते हैं जिसमें सड़क, नाली, प्रकाश, जल की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। ये दुख और गंदगी और रोगों को जन्म देती है। यहाँ मनुष्य क्या है, सीलन और गंदगी में चटाई बिछाकर सोता है। कानपुर में गंदी बस्तियों को अहाता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था, प्रथम प्रधानमंत्री ने 1952 में, कानपुर के अहातों को देख के, मैं इतना व्यथित हूं कि इन बस्तियों को जला देना ही उचित है। अब सोचिए, एक छोटे से कमरे को उन्होंने नर्क कुंड कहा है। इतना छोटा होता है कानपुर में अहाता कि आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, और उसमें एक परिवार के 6-6, 7-7, 10-10 लोग एक साथ रहते हैं, सारी जीवनचर्या उनकी संपन्न होती है। मद्रास में गंदी बस्तियों को चेरी कहा जाता है। चेन्नई या मद्रास जो है, पहले मद्रास था, चेन्नई हो गया। ये गंदी बस्ती चेन्नई पूरी त्रस्त है। यहाँ चेन्नई की चेरी कुंभ नदी के किनारे बसी हुई थी। चेन्नई जो है चेरी कुंभ नदी के किनारे बसा है, लेकिन धीरे धीरे ये शहर में कन्वर्ट हो गया।
रेडीमेड कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ श्रमिक, भिखारी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, खुमचे वाले इन चेरियों में रहते हैं, जिनकी औसत माप 8 बाई 6 फुट होती है और ये सड़क से काफी नीचे होती है, तो बारिश का पूरा पानी इनके घरों में घुस जाता है। महात्मा गांधी ने भी चेरियों की दशा का वर्णन किया है। चेरी के चारों ओर पानी और गंदी नालियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ पर मनुष्य न जाने कैसे रहते होंगे। यहाँ पर नाम मात्र के रोशनदान भी नहीं है। ये चेरियां इतनी नीची होती हैं कि बिना झुके हुए इनमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। ये साक्षात नरक है, ये महात्मा गांधी का कहना था। इंदौर में श्रमिक बस्तियां, झोपड़ियां हैं। औद्योगिक नगरी मध्य प्रदेश का, जिसे मिनी बॉम्बे कहते हैं। यहाँ 2 लाख से अधिक श्रमिक गंदी बस्तियों में अस्वास्थ्यप्रद जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हें हट्स कहा जाता है। इंदौर में झोपड़पट्टियों को हट्स कहते हैं। कुलकर्णी भट्टा, परदेसीपुरा, पंचम की फेल, बड़ी ग्वालटोली, भिंडी को, यहाँ फैला है गंदी बस्तियों का जाल। यहाँ 5 बाई 5 की झोपड़ी में 12 से 15 आदमी, जहाँ न हवा होती है न साफ पेयजल होता है, रहते हैं। एक टाट का पैबंद लगा रहता है, कपड़ा झूलता रहता है। इसमें नैतिक रूप से पतित होते हैं। वो तो पिछले 4 सालों से इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 आ रहा है, तो गंदी बस्तियों में भी थोड़ा साफ सफाई का अंतर आया है। ग्वालियर में गंदी बस्तियों को गली कहते हैं। यहाँ 3-4 फुट की गलियों में छोटे कच्चे टूटे फूटे मकानों में लोग जीवन यापन करते हैं, जो पूरी तरह सीलन से भरा रहता है। न यहाँ हवा आती है न पानी। जबलपुर में स्लम कहते हैं। जबलपुर में गंदी बस्तियों को स्लम के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ जबलपुर में जो गंदी बस्तियां हैं, यहाँ पे इनको स्लम कहते हैं। जबलपुर में आयुध निर्माणियों के कारण और शैक्षणिक नगरी के कारण यहाँ विभिन्न गांवों से, आसपास के एरिया से बहुत से लोग रोजगार के लिए आते हैं, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे गंदी बस्तियों में फंस गए, तो इनको स्लम के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाल माटी, गमापुर, मदार टेकरी, गोहलपुर, आधारताल, ओमती, नया मोहल्ला, रांझी, ये गंदी बस्ती हैं। यहाँ पे तंग गलियों में, छोटी छोटी गलियों में खपरेल टीन के छत के कच्चे मकान रहते हैं। 4 बाई 5 के कमरे में 10 से 15 आदमी जीवन गुजारते हैं। मदार टेकरी गंदी बस्ती में स्लॉटर हाउस है, आप सोचिए, जहाँ जानवरों का खून, मांस के लोथड़े पड़े रहते हैं, और उसमें व्यक्ति जन्म लेता है और वहीं व्यक्ति मर भी जाता है। ये तंग सीलन भरे बदबूदार कमरों में यहाँ पे लोग बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी मजदूर हैं। इसलिए यहाँ पे आए हर साल तपेदिक, हैजा, टीबी, लंगड़ा बुखार, चिकनगुनिया होता ही रहता है। तो भारत में जितनी भी गंदी बस्तियां हैं, आप चाहे वो दिल्ली की गंदी बस्ती हो, अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बॉम्बे, भोपाल, आगरा, ये सारी गंदी बस्तियों में लाखों लोग अपना नारकी जीवन जी रहे हैं। इसके दुष्परिणाम देखिए। प्रख्यात समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी ने गंदी बस्तियों का अध्ययन किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। उनका कहना था, गंदी बस्ती जो है, यहाँ स्त्रियों का सतीत्व नष्ट होता है, बच्चों का गला घोंटा जाता है। यहाँ के निवासी मानसिक, भौतिक और सामाजिक असुरक्षा के शिकार होते हैं। उन्होंने अध्ययन करके बताया था अपने अध्ययन में, गंदी बस्ती पारिवारिक विघटन का केंद्र है, जनक है। संयुक्त परिवार का विघटन तो हुआ, लेकिन गंदी बस्तियों में शराब, जुआ, सट्टा, वेश्यागमन में लिप्त होने के कारण पारिवारिक विघटन और तनाव होता है। व्यक्तिगत विघटन, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। गंदी बस्ती में यहाँ पे संगति असर बहुत जल्दी होता है बच्चों पे। तो देखिए, यहाँ के बच्चे जो हैं धूम्रपान भी करने लगते हैं, शराबखोरी भी करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, चोरी, जुआ, सट्टा, इस सारे कानूनी कृत्यों में लिप्त रहते हैं। अर्थात गंदी बस्तियां व्यक्तिगत विघटन की परिचायक है। सामाजिक विघटन, पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन हो रहा, तो उसके साथ साथ सामाजिक विघटन भी। इन गंदी बस्तियों में कहीं भी किसी प्रकार के कोई मानवीय मूल और नैतिकता होती ही नहीं है। बाल्यावस्था से ही बच्चे यौन क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा गंदी बस्ती सामाजिक विघटन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। निम्न स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर, यहाँ गरीबी में जीवन यापन करते हैं, पैसे का अभाव होता है, तो यहाँ पे निम्न स्वास्थ्य है गंदगी में रहने के कारण। बच्चे छोटी उम्र में धूम्रपान करते हैं, नशाखोरी करते हैं, तो धीरे धीरे नैतिक पतन की ओर बढ़ते हैं। तो गंदी बस्तियाँ जो हैं, इसके लिए कहा गया है समाजशास्त्रियों ने
कि गंदी बस्तियों का सर्वेक्षण करके यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। सामाजिक शिक्षा की कक्षाएं लगा के नैतिक पतन से बच्चों को रोकने का प्रयास किया जाए। केंद्र राज, पंचायती राज, नगरीय संस्थाएं यहाँ पे खाली जगह, जो शहरों में खाली जगह है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के इनको समाप्त करके उनके रहने की व्यवस्था, जैसे अब आजकल हो रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं को गंदी बस्तियों में हर हफ्ते स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की व्यवस्था करना होगी। इसके लिए एनएसएस के छात्र, एनसीसी के छात्रों को गंदी बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ाना होगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक इनका विकास नहीं होगा, नैतिक पतन के केंद्र बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी क्लास में दूसरे विषय के लिए अध्ययन करेंगे। आज नगरीय समस्याओं पे हमने शुरुआत की है। कल हम नगर की एक और प्रमुख समस्या है बाल अपराध, उस पर चर्चा करेंगे।